SST क्लास 6 से अध्याय 3 आरंभिक नगर। हेडिंग है पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। उन लोगों ने बात कर रही थी हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। कितने वर्ष पहले? 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में है। यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुई है। हड़प्पा जो है उसका निर्माण लगभग हड़प्पा में जो है उनके शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो हड़प्पा शहर था उनकी विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। पूर्वी हिस्सा जो है वो निचले इलाकों में बना था। पश्चिमी भाग था जो वो ऊंचाई हिस्से पर बना था, लेकिन यह निचले इलाके में था। कौन? पूर्वी हिस्सा। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिस पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। हमेशा नहीं, मतलब विशेष अवसर पर स्नान किया जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अग्निकुंड में यज्ञ किए जा रहे थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यानी घर। अपने भारत को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अरब सागर है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, बता दें।
ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। मिट्टी के लाल बर्तन जिसमें काले रंग का चित्र बने थे। पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ये वो विशाल स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो में था। महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में था। 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, एक इधर से लग रही है और एक इधर से। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जो बच्चा है, अगर आप लोग की मर्जी होगी तो पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए देखते हैं नगरीय जीवन। नगरीय जीवन हड़प्पा के इधर से वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। शासन लोगों को भेजकर शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक जो लिखने वाले होते थे उन्हें लिपिक भी लिपिक बोलते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों ही रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की कहानी, किस्से। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं ही पढ़ दूँ। नहीं, जाने दीजिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नगर और नए शिल्प। हड़प्पा जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट, फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसी मुहरें बनाते थे? पत्थर की। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये पीछे भी आप लोग पढ़े हैं अभी को। पूरा नहीं, देखिए संभवतः और पूरा में बहुत डिफरेंट है, आप लोगों को भी पता होगा, इसलिए यहाँ पे संभवतः ही लिखा है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं।
पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। इन्हें देखिए, ये पत्थर के बाट हैं। बाट, मुझे लगता है बाट जो है ना, जो वो नाप तोल करने वाले होते हैं, वही बाट। देखिए उसी टाइप का लग रहा है। ऊपर पत्थर के बाट देखो। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। देखिए मुझे लगा भी था कि तौलने के लिए ही बना था। इन पत्थरों का उपयोग चीज़ों को तौलने के लिए किया जाता था, इनका प्रयोग। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? देखिए बताते हैं। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। विशेषज्ञ शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस, फेयंस को यहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या है फेयंस। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसे बता रही हूँ। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस मतलब फेयंस का किस चीज़ में यूज़ होता था? मन के बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, बनाने में किया जाता था। कच्चे माल की खोज में, कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ये है किसान, जब कोई चीज़ मतलब कि किसान द्वारा पैदा किए गए कपास या फिर और भी चीज़ें वो लोग पैदा करते होंगे, कपास को कच्चा माल कहते हैं। और अगर उसी कपास से कोई चीज़ बन जाती है तब वो मतलब कि किसी अन्य में रूपांतरण हो जाता है उसका। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा में, जैसे हड़प्पा के लोग जो थे तांबे का आयात मतलब तांबे कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान से, राजस्थान से लिया करते थे। कांसा बनाने के लिए कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, कांसा टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, जो कि हमारे भारत में ही है, कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ये भी हमारे भारत में है। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से और गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है हड़प्पा के समय का हल। हल नहीं, ये हल का खिलौना है। वे बेर फल है,
वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में, जो कि गुजरात में, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी उपजाऊ थी। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती। देखिए, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। साबरमती जो है उपनदी है के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा, चढ़ाया उतारा दोनों ही जाता होगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। मुद्रा, जिसे मुहर भी कहते हैं, और मुद्रांकन यानी मुहरबंदी। मुहरबंदी मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों तथा थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये मुहर या मुहरबंदी क्या है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए, ये जो है मुहरबंदी है, मुहर छापा हुआ ये हिस्सा है, देख सकते हैं आप लोग। सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता का कैसे अंत हुआ वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कब 3900 साल पहले बदलाव देखने को मिला? यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, किसी का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था, किसी औरों का कहना है मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, सारे में तो हुआ नहीं होगा एक बार। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। कई वैज्ञानिकों का कई मत रहे हैं। जो भी हुआ हो, अन्यत्र। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। मैं ही बताती हूँ। मिस्र के अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र के अधिकांश मतलब आधा से ज़्यादा ही रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजीं। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मकबरे को पिरामिड कहते हैं। मकबरे उन्हें कहते हैं जो कि मिट्टी होती है ना, जो इंसान मर जाता है उसे मतलब कि लेके गाड़ देते हैं, वही है ये मकबरा। मकबरे को ही पिरामिड कहा जाता है।
राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी भी कहा जाता है, ममी कहा जाता है। शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया कर मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ये जो उपयोगी शब्द हैं इधर देखिए, इनमें जो उपयोगी शब्द हैं यही हैं: नगर, नगर दुर्ग जो कि ऊंचे स्थान को बोलते थे नगर दुर्ग। शासक, लिपिक, लिखने वाले को लिपिक बोलते थे। मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। इतनी चीज़ें इस लेसन में यूज हुआ है जो कि मेन है। इनको आप लोग समझ लीजिएगा तो ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और ये मिलाने वाला है। निम्नलिखित का सुमेल मतलब मिलान करो। ये जो तांबा है ये राजस्थान में जाएगा, टिन अफगानिस्तान में, सोना कर्नाटक में, बहुमूल्य पत्थर गुजरात में। इसे लगा ही दूँ क्या? बहुमूल्य पत्थर गुजरात में, बहुमूल्य पत्थर गुजरात में, टिन अफगानिस्तान में, सोना कर्नाटक में, तांबा राजस्थान में। देख चुके हैं आप लोग, ये वाला भी ख़त्म होने वाला ही है ये लेसन। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती होगी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 वर्ष पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य लोगों का विकास लगभग 2500 साल पहले। मेहरगढ़ में कपास 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य लोगों का विकास लगभग 2500 साल पहले। और ये सब आंसर क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपने कर सकते हैं।